Hi everyone, welcome to Learn with Yusuf. In this video, we will solve recent past year questions from the chapter Force. Step by step, I will guide you through the solutions, highlight key concepts, and share tips to help you score full marks. Let's get started. हम ऐसे ही ये सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे एंड हर एक इंडिविजुअल चैप्टर्स के जितने भी रीसेंट 5 साल के क्वेश्चंस हैं 1 मार्कर 2 मार्कर 3 मार्कर क्वेश्चंस इवन 4 मार्कर क्वेश्चंस सो दैट आप मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स कवर कर पाए हम और लेट्स सी हाउ आई कैन हेल्प यू आउट इन दिस प्लीज़ बी विथ मी सो हम जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज़ फोर्स एंड मोमेंट ऑफ फोर्स. तो कुछ बेसिक बातें फटाफट कर लेते हैं, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर समझेगा. नाउ व्हेन आई से मोमेंट ऑफ फोर्स, द ओनली थिंग विच शुड कम इन योर माइंड इज फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट. ये बोलने की एक बात होती है, लेकिन जब बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन उस टाइम पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. सो व्हेन आई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा आप क्वेश्चन में पहले ये देखो आपके पास पिवट का है, मतलब कहाँ पर वो बैलेंस्ड है कोई भी सिचुएशन में. जैसे ही आपको पिवट पता चल जाता है उसके बाद जितने भी फोर्स दिए हो, चाहे सेंटर ऑफ मास का फोर्स हो या कितने भी एडिशनल फोर्सेस हो, आपको डिस्टेंसेस पता होने चाहिए परपेंडिकुलर. बिकॉज अक्सर बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम में डिस्टेंसेस तो दिए जाते हैं लेकिन वो गलत डिस्टेंसेस से सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपको बहुत भारी है ना मिस्टेक हो जाएगी वो. सो एक चीज़ का ख्याल रखो, मोमेंट ऑफ फोर्स में एक ही चीज़ है विच इज़ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. एंड फोर्स जो है वो आप 3 तरीकों से मेजर कर सकते हो. प्लीज़ कॉम्प्लिकेट मत करना इसको भी. फोर्स को आप केजीएफ में मेजर करो, एमकेएस में, आप ग्राम फोर्स में मेजर करो सीजीएस में, और आप न्यूटन में मेजर करो एसआई यूनिट में. एट द सेम टाइम जब आप डिस्टेंसेस की बात करते हो तो अगर केजीएफ है तो आप मेक श्योर करना वो मीटर में मेजर हो रहा हो डिस्टेंस. ग्राम फोर्स हो तो मेक श्योर दैट वो सेंटीमीटर में मेजर हो रहा हो, और न्यूटन हो तो अगेन वो किस में मेजर हो रहा है, मीटर में. सो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा. बच्चे अक्सर मास को लेकर भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं. यार चलो मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चंस के थ्रू ही आपको बताता हूँ व्हाट एम आई ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. ओके, सो दिस इज सर्टेन थिंग्स फोर्स के बारे में. अच्छा, सर्कुलर मोशन के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए. सर्कुलर मोशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के दिमाग में रखनी है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स एंड देन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. दैट्स इट. हम क्वेश्चन से देखेंगे क्या हम समझना चाह रहे हैं. नेक्स्ट, अगर मैं बोलूँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आपको बेसिक जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का लोकेशन पता होना चाहिए. दैट्स इट. उसके अलावा तो हम डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे जाते हैं, अब ज़्यादा बेहतर मैं वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा. सो पहले 1 मार्क का क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है, डोर लॉक इज ओपन बाय टर्निंग द लेवल ऑफ लेंथ 0.2 मीटर. अब नोटिस करो, जैसे ही लेंथ बोला मैं यहाँ पे डिस्टेंस लिख देता हूँ 0.2 मीटर. उसके बाद इफ द मोमेंट, एक सेकेंड दूसरा कलर लेता. हाँ, इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड इज 1 न्यूटन मीटर. ठीक है, सो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन मीटर. आपको क्या पूछा है उन्होंने आपको पूछा है व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड. सीधी बात, आपका नाम थोड़ी पूछेगा यार, इतना सिंपल क्वेश्चन है. सो हम फटाफट फॉर्मूला लगाएंगे. मोमेंट ऑफ फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. मोमेंट ऑफ फोर्स कितना दिया हुआ है, 1. फोर्स हमें पता लगाना है, डिस्टेंस क्या दिया है 0.2 मीटर. फोर्स कितना हो जाएगा, 1/0.2 क्या हो जाएगा, 10/2. 10/2 इज 5 न्यूटन इज योर आंसर. आई होप ये क्लियर हुआ. बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये, इसमें आपको ज़रा भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. आई होप ये क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि अगर ओके, clockwise moment produced by a force about a fulcrum is considered to be. चलो कम ऑन, ये वाला क्वेश्चन तुम खुद ही बोल सकते हो. अगर किसी पिवट के अबाउट क्लॉकवाइज मोमेंट है तो हम उसे नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं. अगर किसी पिवट के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है तो हम उसे पॉजिटिव रिप्रेजेंट करते रहे. तो क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोड्यूस बाय अ फोर्स अबाउट अ फल्क्रम इज कंसिडर्ड टू बी नेगेटिव. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है. नेक्स्ट बोला है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट इज. अब मैंने इजी क्वेश्चंस जानबूझ के अभी पिक किए सो दैट आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाओ. दिस इज योर एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट. कुछ डिस्कशन का सवाल ही नहीं उठता. नेक्स्ट है द रिलेशन बिटवीन सीजीएस एंड एसआई यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ फोर्स. तो चलो पहले तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द एसआई यूनिट of moment of force. So the SI unit of moment of force is 1 Newton meter, right? उन्होंने बोला है क्या रिलेशन है मोमेंट ऑफ फोर्स के SI यूनिट और CGS में. चलो फटाफट लिख देते हैं. अब सभी को मालूम है 1 न्यूटन इज 10 raised to 5 dyne, राइट.
ये हमें पता है, इनटू 1 मीटर सभी को मालूम है कितना है, 10⁻² सेंटीमीटर। चलो हो गया खत्म। तो अब अगर मैं साथ में लिखूँ इन्हें, सो 1 न्यूटन इज 10⁵ डाइन, 1 मीटर इज 10⁻² सेंटीमीटर। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻7 डाइन सेंटीमीटर। सो 10⁵ है, नॉट अ वैलिड ऑप्शन। 10⁵ है, नॉट अ वैलिड ऑप्शन। सी ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, 10⁻7। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर हुआ आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ही एक काम करता है, स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर लेता है बिकॉज यहाँ पर आप लोगों को नहीं तो समझेगा नहीं। ओके उन्होंने बोला है इफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ मीटर स्केल 80 ग्राम लाइज एट 45 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, तो आपको यहाँ पे ना 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स विल शो द बैलेंस पोजिशन ऑफ द स्केल। देखो अगर इस स्केल को बैलेंस होना है, इसका मतलब एक बात तो तय है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हैज टू बी इक्वल, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल होना चाहिए क्लॉकवाइज मूवमेंट के बराबर। अब सीधी बात है, ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, 40 ग्राम फोर्स, 45 ग्राम फोर्स, 30 ग्राम फोर्स और 80 ग्राम फोर्स, ये सब क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं, ये प्रोड्यूस करने वाले क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो जो आपका 80 ग्राम का मास है उसको कहाँ रखा है उन्होंने, 45 सेंटीमीटर के मार्क पे रखा है। तो समवेयर ईयर 80 ग्राम का मास है, ठीक है, 80 ग्राम फोर्स का है ना, वेट यहाँ पे टंगा हुआ है। हर जगह हर सिचुएशन में वही है। उन्होंने बोला है कौन सा वाला सिचुएशन आपको बैलेंस करके देगा। मैं आपको सिंपल सी चीज बताता हूँ, देखो जितने भी राइट हैंड साइड पे ये फोर्सेस है, ये आपको क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेट करके देंगे हर एक ऑप्शन में। और जो 80 ग्राम वाला फोर्स है, जो 80 ग्राम फोर्स है ना, वो आपको क्या जनरेट करके देगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लेते हो, चलो निकाल लेते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं एक सिचुएशन ऑप्शन, सिर्फ एक ऑप्शन में बता देता हूँ आपको। अगर मान लो ये 45 है, मान क्या लो 45 है ये, और 80 ग्राम यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, 80 ग्राम फोर्स यहाँ लग रहा है। मुझे मालूम है ये पिवट से कुछ एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है, राइट, पिवट बोलो, फलक्रम बोलो, कुछ भी बोलो। अगर मैं इसका मोमेंट निकाल लूँ और फिर बाकी लोग का मोमेंट चेक करूँ, जो भी इक्वल आ जाएगा वो हमारा आंसर सॉल्व बताता हूँ। तो अब मुझे मालूम है 80 ग्राम फोर्स क्या जनरेट करने वाला है, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्या है। अब ये डेफिनेटली आपको सॉल्व करके नहीं बताना यार, ये तो आपको पता है कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है। 60 से 45 का जो मार्क है वो 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है, राइट। आप मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिलेगा 1200 ग्राम फोर सेंटीमीटर। सो दिस इज द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जनरेटेड बाय 80 ग्राम। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको हर एक ऑप्शन में ये देखना है कहां पर 1200 आ रहा है। जहां पर 1200 आया वही आपका ऑप्शन। अरे यार वही तो हुआ ना, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट को क्लॉकवाइज मूवमेंट ने बैलेंस कर दिया। तो चलो फर्स्ट वाला देखते हैं। अब अच्छा एक और चीज देखो, ऑप्शन में, हर एक ऑप्शन में जो डिस्टेंस दिया हुआ है आपके राइट हैंड साइड के फोर्स का वो सेम है, 40 40 40 है पिवट से, राइट। तो एक बात तो तय है, सबका डिस्टेंस अगर 40 है, मुझे अब खाली 40 से मल्टीप्लाई करना है उस पर्टिकुलर फोर्स को। सो पहले वाले में मल्टीप्लाई करूंगा 40 को 40 से, तो आंसर आएगा 1600। दैट मीन्स दिस ऑप्शन इज नॉट माई करेक्ट आंसर। नेक्स्ट में 45 को 40 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखा मिस्टेक, देखा क्या हुआ, मैं 45 को 60 से मल्टीप्लाई करने वाला था। यही होता है, आपको डिस्टेंस ऑफ द पिवट चाहिए, डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द पिवट, सॉरी। सो आप 45 × 40 करोगे, डेफिनेटली आपको आंसर यहाँ पे भी 1200 नहीं मिलने वाला है। आप 30 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा 1200। दैट मीन्स ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर, ठीक है। ये वो ऑप्शन है जहां पर सिस्टम क्या रहेगा, बैलेंस्ड। क्लियर, मैंने अच्छा खासा टाइम यहां पे लिया है बिकॉज ये अच्छा क्वेश्चन था जो आपको क्लियर कर रहा था चीजें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अ 2 मार्क का क्वेश्चन। अब उन्होंने बोला है अ नॉन यूनिफॉर्म बीम ऑफ वेट 120 न्यूटन इज पिवटेड एट वन एंड एज शोन इन द डायग्राम, ठीक है। ये रहा पिवट आपका, यहाँ पर पिवट किया गया है और बहुत ऑब्वियस है। उन्होंने बोला है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एफ टू कीप द बीम इन इक्विलिब्रियम। चलो यार कम ऑन, ये पिवट है, ठीक है। ये पिवट के अबाउट ये 120 न्यूटन कौन सा मोमेंट जनरेट करेगा, चलो आप ही बताओगे अभी। चलो 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 साथ में, ये पिवट के अबाउट ये फोर्स क्या जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट करेगा। और ये पिवट के अबाउट ये वाला फोर्स क्या जनरेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज जनरेट करेगा। देखा मैं कैसे सोच रहा हूं, ये पिवट के अबाउट ये फोर्स क्या जनरेट करेगा, क्लॉकवाइज मोमेंट। ये पिवट के अबाउट ये फोर्स क्या जनरेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। तो दोनों को क्या होना है, इक्वल होना है। सीधी सी बात है, अगर इक्विलिब्रियम में लाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है, मुझे क्लॉकवाइज मूवमेंट निकालना है और फिर दोनों को इक्वेट कर देना। या तो आप ऐसा करो या तो आप दोनों साथ में ही सॉल्व कर लो। मैं कोई भी चीज लाइक चलती है यार, कोई भी चीज से करो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, पहले 120 न्यूटन क्या जनरेट करके दे रहा है वो लिख लेते हैं। सो 120 न्यूटन के हिसाब से वो क्या है, एंटी, राइट, एंटी नहीं वो क्लॉकवाइज दे रहा है, ठीक है। सो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है 120 इंटू, कम ऑन,
अब अगर 120 से पिवट का डिस्टेंस देखो तो वो 0.2 है, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, तो वो क्या आ जाएगा 0.2। आप मल्टीप्लाई करोगे 12 और 2 कितना हो रहा है 24, तो 24 सब चीज़ मीटर में था, हाँ चलो 24 न्यूटन मीटर इज द क्लॉकवाइज मूवमेंट। ओके, अब अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करूँ तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कौन दे रहा है, फोर्स इनटू लाइक ये वाला फोर्स, और अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस पिवट से क्या है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपका 0.8। देखो ना पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, आपको कंफ्यूज नहीं करना, तो 0.8। अब आपको मालूम है बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल्स टू क्लॉकवाइज मोमेंट। आप पूरा पूरा लिख देना, तो अब क्या लिखोगे, एफ इंटू 0.8 इज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल्स टू 24 अपॉन 0.8। आप ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 10 ये कितना हो जाएगा 8, 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा एंड 30। सो व्हाट इज द नेसेसरी फोर्स, द नेसेसरी फोर्स टू कीप दिस बैलेंस्ड इज 30 न्यूटन। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर हुआ हाउ आर वी सॉल्विंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो चलो सेकंड 2 मार्क का क्वेश्चन ये हो गया। अब आता है वेरी सिंपल, है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। स्टेट 2 फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, सो पहला आंसर डायरेक्टली लिख देता। पहला फैक्टर है ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, कहाँ किस तरीके से बॉडी रखा गया है सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो डिपेंड करता है। सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, ये 2 फैक्टर्स है जिसके ऊपर सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड करता है। ओके, इतना सिंपल था। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इफ द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट द सेंटर ऑफ अ व्हील ओ इज 6 न्यूटन मीटर, तो इस ओ के अबाउट आपका मोमेंट ऑफ फोर्स 6 न्यूटन मीटर है। देन कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए, इस पॉइंट ए पे। अरे भाई जब भी बोलता है ना अबाउट ए अबाउट ओ, मतलब वही तुम्हारा पिवट है, ठीक है। तो भाई इस 20 न्यूटन ने इस पॉइंट ए के अबाउट कितना मोमेंट जनरेट करके दिया, तो तुम खुद सोचो। अगर मुझे मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए निकालना है, मतलब मुझे फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। फोर्स तो मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है 20, लेकिन मेरे पास इस फोर्स से इस ए तक का डिस्टेंस नहीं है, चलो उसको एक्स ले लेते हैं। लेकिन एक काम कर सकते हैं ना, क्यों ना हम ये वाला डिस्टेंस निकाल ले पहले। अब आप बोलोगे क्यों, तो भाई अगर मुझे ओ के अबाउट क्या मोमेंट जनरेट हो रहा है वो पता है, तो मैं वहां से डिस्टेंस निकाल सकता हूं। तो चलो देखो कैसे सोच रहा हूं। सो मैंने क्या लिखा पहले, मैंने लिखा मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 20 न्यूटन है, राइट। ये देखो मोमेंट ऑफ फोर्स कितना था, 6 था। ए के अबाउट नहीं, 0 के अबाउट, ओ के अबाउट, आई एम सॉरी। इनटू डी ढूंढ लिया मैंने, तो डी क्या हो जाएगा 60 अपॉन 20। अब सॉल्व करोगे कितना आएगा 3 अपॉन 10 विच इज 0.3 मीटर। 0.3 मीटर इज द डिस्टेंस ऑफ दिस, राइट। नाउ मुझे ये वाला डिस्टेंस चाहिए, तो क्या मैं उसको 0.6 लिख सकता हूँ, यस। तो एक्स को क्या मैं लिख सकता हूँ 2d, तो कितना हो जाएगा 0.6 मीटर। नाउ आई अगेन यूज दिस फॉर्मूला विच इज मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब फोर्स कितना है 20 है, कितना डिस्टेंस है इस फोर्स से इस ए तक का, इट इज 2x, राइट, मतलब 2d है, तो कितना 0.6। आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 न्यूटन मीटर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हुआ। दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके, लेट्स मूव अहेड फॉर द नेक्स्ट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। उन्होंने बोला है नेम, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द फोर्स विच प्रोड्यूसेस मैक्सिमम मोमेंट अबाउट। अब इन्होंने ये लिखना भूल गए, उसमें भी रेफरेंस बुक में भी यही था, अबाउट ओ है, ठीक है। एंड कैलकुलेट दिस मोमेंट इन एसआई, दीज मोमेंट इन एसआई यूनिट, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, उन्होंने बोला है कौन सा फोर्स आपको सबसे ज्यादा मोमेंट जनरेट करके दे रहा है। कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो ये है कि 12 न्यूटन लिख देते हैं फोर्स, राइट, कि भाई ये फोर्स से सबसे ज्यादा मोमेंट जनरेट किया होगा। अरे भाई मोमेंट होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप ये भी देखो ना कि सबसे ज्यादा किसने जनरेट करके दिया होगा, जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा होगा। अब देखो मोमेंट ऑफ फोर्स का देखा जाए तो मैं यहीं से लाइक आप डायग्राम में से देख के बता सकते हो। मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, F इंटू डी, मतलब जिसका प्रोडक्ट सबसे ज्यादा उसका मोमेंट ऑफ फोर्स सबसे ज्यादा, राइट। अब अगर आप नोटिस करोगे इस 12 न्यूटन के फोर्स का डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 12.5 है, तो आप 12 इंटू 2.5 मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर मिलेगा। फिर इस 12 न्यूटन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ से 2 सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ से देखो मल्टीप्लाई करके समझ में आ जाएगा। 12 इंटू 2 आ रहा है 24,
अब मुझे मालूम है मैंने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं किया है, फिलहाल के लिए आपको सिर्फ इतना बताना है कि किसने सबसे ज़्यादा मोमेंट जनरेट किया। तो आप सिंपल एक काम कर सकते हो ना यार, मल्टीप्लाई करके देख लो, बाद में उसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। तो 12 इंटू 2 आ रहा है 24, 12 इंटू 2.5 आ रहा है इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 के आसपास, ठीक है। एंड 10 इंटू 4 आ रहा है 40 के आस बराबर। तो सबसे ज़्यादा मोमेंट कौन जनरेट करके दे रहा है, कौन से पॉइंट के अबाउट जनरेट हो रहा है, इट इज़ पॉइंट ए, ठीक है, इट इज़ पॉइंट ए। अब उन्होंने बोला है कैलकुलेट दिस मोमेंट इन एसआई यूनिट। तो पहली बात तो अपने को सब चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलो तो लिख लेते हैं, मोमेंट ऑफ फोर्स फ्रॉम ए इज द फोर्स विच इज 10 इंटू द परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज 4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं। आई होप ये तुमको समझा। अब कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा 0.4 न्यूटन मीटर। ये आपका पहला आंसर आ गया, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए। नेक्स्ट लिख लेते हैं, नो नॉट अबाउट ए, आई एम सो सॉरी, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ ही है लेकिन थ्रू ए, है ना, ए की वजह से। सो मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ बिकॉज ऑफ फोर्स बी इज 12 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका 2.5, तो वो आ जाएगा 2.5 अपॉन 100। अगर आप इसे कैलकुलेट करोगे आपको कुछ तो आंसर मिलेगा। क्या है, मैंने कुछ तो बोल तो दिया आपको, लेकिन मैं सॉल्व कर ही देता हूँ। चलो तो इट इज़ 25 10 इज 250, राइट। इट इज़ 300, 25 12 इज 300। यहाँ पे एक पॉइंट लगेगा ऑलरेडी, और 30/100 है तो ये 0.3 आ जाएगा, 0.3 न्यूटन मीटर। मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ओ थ्रू फोर्स सी इज 12 इंटू 2। सो कितना आ जाएगा 12 इंटू 2/100, बिकॉज हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। दिस इज 24 0.24 न्यूटन मीटर। सो यस, हमने सबके मोमेंट ऑफ फोर्स भी निकाल लिए। चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन 5। उन्होंने बोला है व्हाट इज द पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगुलर लैमिना। ठीक है, तो पहली बात तो ट्राइंगुलर लैमिना बोला मतलब सिंपल एक ट्राइंगुलर पीस की बात कर रहा है, एरिया। अब सभी को मालूम है ट्राइंगुलर लैमिना का जो क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, वो होता है एट द इंटरसेक्शन ऑफ द 3 मीडियंस। ठीक है, तो चलो मीडियन सभी को मालूम है, इट इज अ लाइन पासिंग थ्रू द वर्टेक्स एंड कटिंग द अदर साइड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो ये जब आप करोगे तो आपको जो सेंटर मिलने वाला है, राइट, सेंटर से पास हो जाए, बस ये नहीं हो रहा है पास। ठीक है, एक सेकेंड रुको। ठीक है, तो ये जो सेंटर से पास हुआ है, यहीं पर आपका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जिसको तुम सेंट्रॉइड भी बोलते हो। सो अगर आपसे वो पूछता है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ ट्राइंगुलर लैमिना, सो योर आंसर इज सेंट्रॉइड और द intersection of the medians। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ सबको। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ का 2 पार्ट्स है, ए एंड बी। सो व्हेन द ट्राइंगुलर लैमिना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट। देखो ये चैप्टर में अगर आप कभी भी मोमेंट ऑफ फोर्स निकाल रहे हो और बिना डायग्राम के अगर सोच रहे हो ना, आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करने वाले हो खुद को, बिकॉज बहुत हाई चांस होता है कि आपके फिर क्वेश्चन लाइक आंसर्स जो है वो रॉन्ग आएंगे। लाइक आई एम स्पीकिंग दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। अब उन्होंने बोला है कि व्हेन द ट्राइंगुलर लैमिना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम वन वर्टेक्स। तो चलो ना ये वाला वर्टेक्स ही ले लेते हैं जिससे वो सस्पेंड हो रहा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला वर्टेक्स अपन ने ले लिया जहाँ से, जिसको अपन पी बोल देते हैं, यहाँ से वो लटक रहा है, दिस इज द पिवट। अब इसी पिवट के अबाउट वो घूमेगा। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट। अब आप खुद मुझे एक बात बताओ, अभी अभी अपन ने डिस्कस किया था वो चीज़, इस पॉइंट पी से अगर मैं एक लाइन खींचूं, इसी लाइन पे तुम्हारा सेंट्रॉइड है, राइट, सेंटर ऑफ मास, एंड जहां पर सेंटर ऑफ मास है वेट भी वहीं लगता है, राइट। अब थोड़ा एक्सटेंड करके देखो ना यार, वेट आपका कहाँ लग रहा है, एग्जैक्टली पिवट के लाइन पे लग रहा है। और जब पिवट पे ही कोई फोर्स लगता है तो क्या वो कोई मोमेंट जनरेट करेगा? नहीं, देयर इज नो परपेंडिकुलर। देखो अगर यहां मैं फोर्स लगा रहा होता, मैं यहां फोर्स लगा रहा होता, राइट, तो ये फोर्स से ये पिवट तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये इसको घुमा के देता, राइट। लेकिन क्योंकि फोर्स वेट जो है वो पिवट पर ही लग रहा है, इसीलिए जो मोमेंट ऑफ फोर्स होगा वो क्या होगा, 0। यस, तो क्या लिखोगे, व्हेन द ट्रायंगुलर लैमिना इज सस्पेंडेड फ्रीली फ्रॉम एनी वन वर्टेक्स, व्हाट इज द मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट। सो मोमेंट ऑफ फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इट्स ओन वेट is 0। and why is that so? आप सिंपली वो ना सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर ही वेट लगा दो
और उस लाइन को क्या बना दे, डब्ल्यू बनाया, क्या बनाया, ठीक है, उस लाइन को ना ऊपर की तरफ एक्सटेंड करो, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि क्यू जीरो है ना, आपको ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। ये डायग्राम बना दो, डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलो 3 मार्क का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिफाइन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये तो बहुत चिंदी है। सो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी? इट इज अ पॉइंट, इट इज अ पॉइंट at which the algebraic sum of the moments of weight of all the particle of the body is zero। ठीक है, या फिर आप ये भी बोल सकते थे, इट इज अ पॉइंट वेयर द मास, द ओवरऑल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये कोई बॉडी है, हर एक बॉडी पे छोटा छोटा मास है, राइट। हर एक बॉडी क्या करेगा, हर छोटा छोटा बॉडी क्या करेगा, मोमेंट जनरेट करेगा। तो जितना वो, मान लो ये वाला मास है m1, तो इसने क्या जनरेट किया, क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट किया, इसने क्लॉकवाइज मोमेंट जनरेट किया, इसने एंटी क्लॉकवाइज, इसने एंटी क्लॉकवाइज। तो जितने भी मोमेंट है वो सब मोमेंट एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। यही उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ हॉलो आइसक्रीम कोन हैज हाइट 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अगेन माई जॉब इज टू क्या बना ये, ड्रॉ अ डायग्राम क्विकली सो दैट आई एम नॉट कंफ्यूजिंग एनीवन। वेयर इज द पोजीशन ऑफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द ब्रॉड बेस, ब्रॉड बेस। तो बेस से उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सभी को मालूम है कहाँ होता है, h/3 पर होता है। ऊपर वर्टेक्स से पूछता तो आपको मालूम है आप क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं बताओ बताओ। आप अगर वर्टेक्स से बात होता तो 2h/3 लिखते हैं, है ना, लेकिन ब्रॉड बेस से बोला है तो इट इज h/3, दैट्स इट। उन्होंने कुछ भी नहीं बोला है कि कहाँ, वेयर इज द पोजीशन। अच्छा बोला है क्या, वेयर इज द पोजीशन, ओके ढूंढना है, आई एम सो सॉरी। सो सेंटर ऑफ, अपने को मालूम है फॉर हॉलो कोन सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज h/3। हमें मालूम है व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन, इट इज 6, सो 6/3। आंसर कितना आया, 2 सेंटीमीटर, सो 2 सेंटीमीटर इज योर आंसर। उन्होंने बोला है विल द पोजीशन चेंज व्हेन इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद हनी। योर आंसर इज येस, इट विल चेंज। पहली बात तो वो लिखो येस, उसके बाद रीजन देता हूँ क्यों येस। इट इज बिकॉज व्हेन द कोन इज फिल्ड विथ हनी it is a solid cone, and solid cone के लिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो चेंज हो जाता है, राइट। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी फ्रॉम द बेस ऑफ अ सॉलिड कोन इज हाउ मच, h/4। अब हमें मालूम है h की वैल्यू क्या है, 6, तो 6/4 हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा 3/2 विच इज 1.5 सेंटीमीटर। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर हुआ है। चलो आई गेस यस वी आर डन विद द क्वेश्चंस। आई नो द क्वेश्चंस आर टू लेस, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट दैट मैं और क्वेश्चंस लाऊं। पहले मैं ये पूरा जितने भी 10 चैप्टर्स है उसके सब PYQ सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद जितना हो सकेगा मैं उतना ही चीज़ें आपको ला कर दूंगा। अगेन लेट मी नो इफ़ आई हैव टू इम्प्रूव समथिंग। अब ना मैंने यहाँ पे बहुत गंदे तरीके से सॉल्व किया है, लाइक बिकॉज ऑफ द एक्सप्लेनेशन। मैं आपको स्ट्रक्चर्ड तरीके से ये सॉल्व कर, मतलब लिख कर ये PDF डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा। प्लीज़ टेक द मोस्ट आउट ऑफ इट। यू कैन स्टिल गेट अ लॉट ऑफ PYQ बुकलेट्स आउट देयर, उसमें सोल्यूशंस है, बट कैसे उसको समझाना है मैंने वो ट्राई किया आपको हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू फॉर waiting till the end, and if you have waited till the end, add a value to this channel by sharing it. Thank you so much.